बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर 8 में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक अपना टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एप्लीकेशन सीखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की। तो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें 3 मेजर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है about a reversible reaction, and these 3 major informations are direction of a reaction। मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा, ज़रा देखते जाइएगा बेटे। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की डायरेक्शन। इसके अलावा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और साथ ही साथ हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट चेंज ऑफ कंडीशन ऑफ अ रिएक्शन, या चेंज या इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ Kc बाय चेंजिंग कंडीशंस। कि अगर हम कंडीशंस चेंज करेंगे तो Kc पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, ये इंफॉर्मेशन भी हमें मिलेगी। कहाँ से? बाय वैल्यू ऑफ Kc। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन से। जी, तो आज का हमारा मेन टॉपिक होगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। यहाँ इसे हम कंप्लीट लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देखिए, बीइंग अ केमिस्ट, अगर मैं इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो इट मीन्स कि मेरी ये कोशिश होगी कि मुझे यील्ड यानी कि प्रोडक्ट्स मैक्सिमम मिले। अब मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए मुझे ये भी देखना है कि रिएक्शन कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो नहीं आ चुका। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई रिएक्शन करवा रहा हूँ, मैं कॉन्टीन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ और कॉन्टीन्यूसली टाइम दे रहा हूँ रिएक्शन के लिए। अब होता क्या है, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ चुका, इट मीन्स कि जितने प्रोडक्ट्स बनने थे बन गए। अब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स इंटर कन्वर्टेबल हैं, मतलब प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो रहे हैं किस में? रिएक्टेंट्स में। मतलब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही। अब मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ लेकिन प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही। इट मीन्स कि एनर्जी वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है और प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे। तो अगर मुझे पता चल जाए कि रिएक्शन ने अभी इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है, या इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका, इस्टेब्लिश हो चुका, या हम इक्विलिब्रियम से आगे आ चुके हैं, तो मैं ईजीली अपने प्रोडक्ट्स की अमाउंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता चल जाए कि रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आया, अभी रिएक्शन ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो आई विल लेट द रिएक्शन टू कंप्लीट, कि रिएक्शन को टाइम दूंगा कंप्लीट होने के लिए। अगर मुझे पता चलेगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ चुका, अब यहाँ से जितने प्रोडक्ट्स बन गए मैं उन प्रोडक्ट्स को ले सकता हूँ। और इसी तरह डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमें गाइड करती है कि हम अपने प्रोडक्ट्स की अमाउंट को बढ़ा सकें। किस तरह, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि आपके पास इस कंटेनर में कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रहा था। लेट्स सपोज कि दैट रिएक्शन इज प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि N2 +
3H2 मिलते हैं और ये मिलके क्या बना देते हैं 2NH3। अगर ये रिएक्शन हम प्रोसीड करवा रहे हैं एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके लिए Kc की वैल्यू होगी 0.500। इट मीन्स कि मुझे Kc की वैल्यू पता है। अब होता क्या है, मैंने रिएक्शन स्टार्ट करवा दिया। अब मैं करूँगा क्या कि इस रिएक्शन मिक्सचर में से स्पेसिमेन लूँगा जिसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों मौजूद होंगे। अब मुझे पता है Kc किसके इक्वल है, Kc इक्वल है प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। कब? एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैं प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की रेशो लूँगा तो दैट इज़ इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है तो तब मैं अगर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की रेशो लूँगा, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, एट टाइम t, मैंने किसी टाइम t पे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट की रेशो ली। ये टाइम t इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम वाला टाइम नहीं है, तो तब ये जो मेरे पास रेशो होगी ये कहलाएगी QC। अब ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की रेशो लेंगे तो आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, QC के आंसर को जो भी रिएक्शन हम देख रहे हैं उस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, QC और Kc की वैल्यू को कंपेयर करते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा या इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका। लेट्स सपोज आपने किसी टाइम t पे इस रिएक्शन के लिए जो Kc की वैल्यू है दैट इज 0.500। लेट्स सपोज कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हुआ और आपने बिफोर इक्विलिब्रियम या आफ्टर इक्विलिब्रियम या किसी भी टाइम पे आपने क्या किया, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की रेशियो कैलकुलेट की। अब आपके पास तीन तरह का आंसर आ सकता है। ठीक है, अब वो तीनों तरह के आंसर हम देखते जाएंगे। वो कहते हैं जी कि इफ QC इज स्मॉलर देन Kc, अगर रिएक्शन कोशेंट आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से स्मॉल है तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास प्रोडक्ट में आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स की अमाउंट अभी कम है और इस वैल्यू तक आने के लिए अभी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। यानी कि अगर QC की वैल्यू स्मॉल है, Kc की वैल्यू लार्ज है, इट मीन्स रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और QC की वैल्यू बड़ी होते होते जब Kc के इक्वल आएगी तब जाके इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन इज कि आपके पास जो QC है दैट कुड बी ग्रेटर देन Kc। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इफ़ QC इज़ ग्रेटर देन Kc, अगर QC ग्रेटर देन Kc है तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि आपके पास जो QC था 0 से स्टार्ट हुआ, बढ़ते बढ़ते Kc के इक्वल आया, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका, लेकिन कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ और अब आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं वो कम हैं। अगर आप वापस इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट्स की अमाउंट को कम करना पड़ेगा, यानी कि रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना पड़ेगा।
तो इट मीन्स कि अगर QC ग्रेटर देन KC है तो इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशन इज कि अगर QC और KC दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इफ़ QC इज़ इक्वल टू KC, अगर दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स कि QC की वैल्यू KC के इक्वल आ गई और KC क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इट मीन्स के रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड, कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका, रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो ये बेटे हम गेस कर सकते हैं फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हम QC की वैल्यू देखते हुए, QC क्या है, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स की रेशो है एट एनी टाइम t। तो आप इस रेशो को देखते हुए डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो गेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपकी बुक में एग्जाम्पल भी गिवन है, आप एग्जाम्पल देखिएगा, आपको स्टेरिफिकेशन के लिए रिएक्शन दिखाया जाएगा। अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो वो बताते हैं कि इस रिएक्शन में आपके पास जो KC की वैल्यू है दैट इज़ ऑलमोस्ट 4 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जब आपने एनी टाइम t पे प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स की रेशो ली तो आपने देखा कि आपके पास जो आंसर आ रहा था दैट वाज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 2.5। अब 2.5 जो आपका आंसर आया स्मॉलर देन KC था, यानी कि आप एग्जाम्पल साथ साथ देखते रहिएगा। बुक में एग्जाम्पल में बताया गया कि आपके पास जो रिएक्शन गिवन है इस रिएक्शन के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो KC है वो 4 होना चाहिए। आपने एट एनी टाइम आपने मिक्सचर में से कुछ अमाउंट्स ली और उनकी प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स की रेशो देखी, तो आपके पास जो आंसर था एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड दैट वाज 2.5। अब प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स की रेशो स्मॉलर आ रही थी KC से, तो बुक में बड़ा क्लियरली लिखा होगा कि रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये तो बेटा आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे कि अगर हमें KC की वैल्यू पता चल जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाए, तो उससे हम किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट को जो है वो गेस कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। Extent of reaction. स्टूडेंट्स, एक्सटेंट कहते हैं जी हद को। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हम किसी भी रिएक्शन की हद को गेस कर सकते हैं। इसको बाद में देखिएगा, अब मेरी बात को ज़रा आप गौर से सुनेंगे। देखिए, हम अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे। अब मोस्टली स्टूडेंट मेंटली रेडी हो जाते हैं कि जब 50% रिएक्टेंट 50% प्रोडक्ट्स हो गए तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि दोनों तरफ तादाद बराबर होगी, जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में जाएंगे उतने प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में जाएंगे, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश। स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़रूरी नहीं कि किसी रिएक्शन में 50% रिएक्टेंट्स और 50% प्रोडक्ट्स होंगे तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। इक्विलिब्रियम कभी भी इस्टेब्लिश हो सकता है। फॉर एग्जांपल 10% रिएक्टेंट्स 90% प्रोडक्ट्स, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया तो अब रिएक्टेंट्स 10% ही रहेंगे, प्रोडक्ट्स 90% ही रहेंगे। या माइट पॉसिबल कि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ हो, रिएक्टेंट्स ने मिलके प्रोडक्ट्स बनाए ही हों, तो प्रोडक्ट्स उसी वक्त डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स, और ये सर्कल चलता रहे और किसी भी रिएक्शन के स्टार्ट से ही इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो सकता है। तो
अगर किसी रिएक्शन के स्टार्ट से ही इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए तो इट मीन्स कि हमें उस रिएक्शन की एक्सटेंट पता चल जाती है कि ये रिएक्शन अभी किस हद तक चला और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका। तो ये रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ था तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। अगर किसी रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए तो हम कहते हैं जी कि इस रिएक्शन की एक्सटेंट क्या है, यानी कि किस हद तक रिएक्शन चला। रिएक्शन जब बिल्कुल कंप्लीट होने वाला था तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। आइए पहले हम देखेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से हमें पता चलता है कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हुआ या किस स्टेज पे जाके इक्विलिब्रियम जो था वो इस्टेब्लिश हुआ। तो ये क्या करेगा, इट गिव इंफॉर्मेशन ये हमें इंफॉर्मेशन देगा अबाउट एक्सटेंट कहते हैं हम हद को, एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कि किस हद तक रिएक्शन कंप्लीट हुआ एंड एट व्हाट स्टेज इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश, कि कब इक्विलिब्रियम जो था वो इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलता है, दिस कुड बी कंक्लूड, ये हमें आइडिया होगा कहां से, फ्रॉम वैल्यू ऑफ केसी। तो आप यहां पे लिखेंगे इट कुड बी इन कंक्लूड आप इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कहां से, फ्रॉम वैल्यू ऑफ केसी, कि केसी की जो भी वैल्यू आपके पास आएगी आप केसी की वैल्यू को देखते हुए आइडिया करेंगे, आप जो है वो अपने रिजल्ट्स देंगे कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स ज़रा देखिएगा, साथ साथ रहिएगा। अब 3 तरीके से हम बता सकते हैं। फर्स्ट क्या है, कहते हैं जी कि इफ़ वैल्यू ऑफ केसी इज़ वेरी लार्ज, देखिएगा बेटे, इफ़ वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी लार्ज, अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है इट मीन्स कि रिएक्शन चलता गया केसी की वैल्यू बढ़ती गई और रिएक्शन जब कंप्लीट होने वाला था तो तब जाके कहीं इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम पे मिक्सचर में ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे और कम रिएक्टेंट्स होंगे। ज़रा देखते रहिएगा बेटे साथ साथ। अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है तो आपने बताना है कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ, देन इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड एट अबाउट, कब, जस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, जस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कंप्लीट होने से बिल्कुल पहले जो था वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो हम ओजोन की डीकम्पोजिशन देख सकते हैं। ओजोन हमें पता है O3 और ये डीकम्पोज होती है किसमें, O2 में। मैं इसका पूरा ओवरऑल रिएक्शन नहीं लिख रहा, मैं जस्ट 1 स्टेप रिएक्शन लिखूंगा। तो ये डीकम्पोज होती है जी किसमें, ऑक्सीजन गैस में। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, लेंगे।
अब वो ये कहते हैं जी कि इस रिएक्शन के लिए अगर आप Kc की वैल्यू देखेंगे तो इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू क्या होगी? Kc इज 10⁵55 ऑलमोस्ट, और ये कब? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आप देखेंगे तो Kc की वैल्यू बहुत ही बड़ी है, बड़ी लार्ज वैल्यू है। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम तो इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन कब? जब तकरीबन सारी की सारी ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने की हद ये है कि रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हद तक कंप्लीट हो चुका और फिर जाके इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ। अगर आप मिक्सचर में देखेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन होगी और ओजोन की जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होगी। तो मैं यहाँ पे, बल्कि आप इसको याद रखेंगे कि रिएक्शन मिक्सचर विल कंटेन मोर ऑक्सीजन एंड लेस ओजोन। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपके पास Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc की बहुत स्मॉल वैल्यू पे क्या होता है, या हमें जो है वो क्या आइडिया मिलता है कि रिएक्शन किस हद तक जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया कब? एट वेरी स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ, बिल्कुल स्टार्ट में इक्विलिब्रियम जो था वो इस्टेब्लिश हो गया। इसके लिए बेटे अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो वो कहते हैं जी कि 2HF ये डीकम्पोज होती है और कन्वर्ट होती है जी किसमें? हाइड्रोजन और फ्लोरीन गैस में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि H2 + F2। इसके लिए अगर आप Kc की वैल्यू देखेंगे तो Kc आपके पास इक्वल होगा 10⁻⁻13 डिग्री सेंटीग्रेड, इवन एट ऑलमोस्ट 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे जो Kc है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, और अगर आप Kc देखेंगे तो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल। इट मीन्स के अगर HF और जो है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है तो इस टेम्परेचर पे अभी रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ था, तो इन दोनों में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। अगर आप रिएक्शन मिक्सचर में देखेंगे तो HF की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन गैस। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हमारे पास मॉडरेट वैल्यू आती है, मैं ये साइड रिमूव कर रहा हूँ, अगर हमारे पास मॉडरेट वैल्यू आती है जी किसकी? Kc की, तो वो हमें क्या बताती है, या हमें उससे रिएक्शन की एक्सटेंट का क्या आइडिया मिलेगा? ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स। थर्ड हम पोजीशन यहाँ पे लिख देंगे, थर्ड कंडीशन के मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc की मॉडरेट वैल्यू क्या बताती है कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ और इक्विलिब्रियम स्टेज पे आप लिख लें एट इक्विलिब्रियम स्टेज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज कंपेरेबल मतलब ऑलमोस्ट दोनों की जो अमाउंट है वो बराबर है, इक्वल है। यानी कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, जितने प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स थे 50% ऑलमोस्ट रिएक्टेंट है और 50% क्या है? प्रोडक्ट्स हैं, और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। इसकी एग्जांपल अगर आपने देखनी है तो आप लिखेंगे जी कि N2 + 3H2 जिसे आप हाबर प्रोसेस भी कहते हैं,
और ये कन्वर्ट होते हैं जी किसमें, अमोनिया में, विच इज़ 2NH3। स्टूडेंट्स कैटालिस्ट जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ आयरन Fe, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हम ये रिएक्शन करवाते हैं जी। प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज़ मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, 400 to 450 टेम्परेचर और 250 ATM प्रेशर। तो होगा क्या कि आपके पास अमोनिया बनेगी। इसके लिए अगर आप Kc की वैल्यू देखते हैं तो Kc बेटे आपके पास इक्वल होगा 0.500 एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो इसमें Kc की वैल्यू मॉडरेट आ रही है। इट मीन्स कि इस मिक्सचर में या रिएक्शन अभी हाफ ऑफ द वे पहुंचा तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, और इक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्शन मिक्सचर में ऑलमोस्ट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो क्या है, कंपेरेबल है, मतलब तकरीबन बराबर है। तो आपने देखा कि Kc की वैल्यू से हम गेस कर सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हुआ और इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड अपना जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ Kc बाय चेंजिंग कंडीशन, अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है जी इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसको भी ज़रा लिख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे जी कि इफेक्ट ऑफ कंडीशन ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कंडीशंस चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। स्टूडेंट्स आपने एक दो बातें यहाँ पे याद रखनी है, वो ये कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन दो डिफरेंट इंटाइटीज़ हैं, दो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन are two different entities, यानी कि ये दो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक नहीं है। अब वो कहता है जी कि आप इक्विलिब्रियम पोजीशन को तो चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते। तो मैं यही लाइन यहाँ पे ज़रा लिख दूंगा ताकि आपको याद रहे, बोर्ड पे लिखी थी। इक्विलिब्रियम पोजीशन कैन बी चेंज by changing temperature, pressure and concentration। कि अगर आप किसी रिएक्शन पर अप्लाइड प्रेशर को चेंज करें तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज होगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ नहीं आ रही, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का तो पता चल गया कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिक्स है फॉर सम रिएक्शंस एट गिवन कंडीशन। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स? इक्विलिब्रियम पोजीशन बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट में अगर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, अगर किसी रिएक्शन के वेरी स्टार्ट में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया तो हम यूजुअली इसे कहते हैं कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लेफ़्ट साइड पे है, यानी कि लेफ़्ट साइड वाली अमाउंट ज़्यादा है और राइट साइड वाली अमाउंट जो है वो क्या है, कम है, यानी कि रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स क्या हैं, कम है। अगर हम कहते हैं जी कि किसी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन रिएक्शन के राइट साइड पे है, इसका मतलब प्रोडक्ट्स वाली साइड पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इट मीन्स के प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट्स क्या हैं, कम है। ठीक है,
यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जिस तरफ होगी, अगर बिल्कुल आप कहेंगे जी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो इन बिटवीन है, तो जितने ऑलमोस्ट रिएक्टेंट उतने ही प्रोडक्ट्स। तो हमें यहाँ से ये आइडिया मिल रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जिस तरफ होगी वो वाली साइड, यानी कि अगर प्रोडक्ट्स वाली साइड पे है तो प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे एट इक्विलिब्रियम, और अगर रिएक्टेंट्स वाली साइड पे है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिएक्टेंट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम खुद से चेंज करके रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन चेंज करूं और इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज हो के प्रोडक्ट्स वाली साइड पे आ जाए, तो इट मींस कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे, और अगर आपको प्रोडक्ट्स ही ज़्यादा चाहिए तो ये कंडीशंस आपके लिए फिर क्या होंगी, फेवरेबल होंगी। तो स्टूडेंट्स अब मैं इन चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, ज़रा दोबारा देखिएगा। वो कहते हैं जी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं, कैसे? बाय चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। आप तीनों में से किसी भी कंडीशन को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो चेंज की जा सकती है, लेकिन बट वैल्यू ऑफ Kc इज कांस्टेंट। लेकिन जो Kc है यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इससे आप चेंज नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे एट इक्विलिब्रियम स्टेज, प्रेशर अप्लाई करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा। रिएक्शन में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो अब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम नहीं रहा, माइट पॉसिबल अब रिएक्टेंट्स ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दें और एक लेवल पे जाके दोबारा इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आजकल केमिस्ट इन्हीं चीज़ों को देख के किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन को देख के वो कंडीशन अप्लाई करके इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट करते रहते हैं, ताकि रिएक्शन को अपनी फेवर के अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली प्रोसीड करवाया जा सके। तो ये बेटे हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने एप्लीकेशन सीखी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विद एग्जांपल, हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन सीखा विद एग्जांपल, और इफेक्ट ऑफ कंडीशन ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये भी हमने विद एग्जांपल सीखा। स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में ली शैटलियर प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ली शैटलियर प्रिंसिपल से अक्सर क्वेश्चंस आते भी हैं। तो आपने फ़िलहाल ये जो टॉपिक है आपने इसे अच्छे तरीके से लिखना है और अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।